friends to our DSSB channel that is A1 English 360 डिग्री। मैं साहिबा वीक आपका फिर स्वागत करती हूँ अपनी टेस्ट सीरीज में। ये टेस्ट सीरीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। आज है जॉन मिल्टन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज में। तो मैं आपके साथ बनी रहूंगी जब तक पीजीटी का एग्जाम नहीं होता। आप बस मेरी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए और सारे क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। सो इट इज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन पे क्वेश्चन नंबर 1, द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि जो ओपनिंग 16 लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, वो क्या कंप्राइज करती हैं? वो 16 लाइंस जो है वो एक सेंटेंस बनाती हैं, 2 सेंटेंस नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। इट मेक्स ओनली 1 सेंटेंस बिकॉज जो लाइन है वो शुरू होती है कहाँ से? ऑफ मेंस फर्स्ट डिसओबीडियंस ऑफ मेंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और दिस लाइन कंटिन्यूज टिल 16 लाइन, 16 लाइन्स तक कंटिन्यू होती है। और लास्ट जो 16th लाइन होती है, 16 लाइन, वो क्या है? थिंग्स अनअटेम्प्टेड, लास्ट लाइन इसकी है थिंग्स अनअटेम्प्टेड yet in prose or rhyme, yet in prose or rhyme। स्टॉप जो है लगता है यहाँ पे राइम के बाद, तो फुल स्टॉप जो लगता है इसका क्या मतलब है फुल स्टॉप का? कि यहाँ पे 16th लाइन जो है वो खत्म हो रही है, और जहाँ पे 16th लाइन खत्म हो रही है वहीं पे ये एक सेंटेंस जो है वो पूरा हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, सो इट इज रिटन इन 1 सेंटेंस। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में और बातें भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। जो पैराडाइज लॉस्ट है, इट वॉज बीइंग स्टार्टेड इन 1658 में ये स्टार्ट हुआ था। देन इट गॉट कंप्लीटेड इन 1665, देन इट गॉट पब्लिश्ड इन 1667। ठीक है, इन 10 बुक्स। तो अभी तक सिर्फ 10 बुक्स थी 1667 तक। उसके बाद 1674 में इट गॉट पब्लिश्ड एज 12 बुक्स, ये पब्लिश हुआ दोबारा 12 बुक्स में। बेटा 12 बुक्स में पब्लिश होने का ये मतलब नहीं है कि 2 बुक्स उन्होंने कोई और नई बना दी, या फिर क्या कहते हैं 2 बुक्स उन्होंने कोई और लिख दी। 12 बुक्स उन्होंने ऐसे कर दी थी कि उन्होंने जो है क्या करा था कि जो उनकी बुक नंबर 10 थी और बुक नंबर 7 थी, उसको, इन दोनों बुक्स को उन्होंने क्या कर दिया था? स्प्लिट कर दिया था। और स्प्लिट करके उन्होंने ऐसे क्या कर दिया था? ऐसे ऐड हो गई थी 2 बुक्स स्प्लिट करने की वजह से। तो कैसे बन गई? 12 बुक्स। ठीक है बेटा, सो इट हाउ इट मेड 12 बुक्स। और पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट किस वर्स में है। सो ये एक ट्रिक है, ध्यान रखना बेटा, ये एक एपिक है। पैराडाइज लॉस्ट एक महाकाव्य है, एक एपिक है। और ज़्यादातर जो एपिक होते हैं वो इतने बड़े होते हैं ना कि उसमें तुकबंदी वगैरह कम हो पाती है, तो इसलिए वो ज़्यादातर ब्लैंक वर्स में लिखे जाते हैं। सो इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट। Next question. Question number 2. Where there is leisure for fiction, there is a little grief. जब हम फिक्शन का लेजर लेने लगते हैं, फिक्शन का लेजर यानी काल्पनिक चीज़ें एज्यूम करके उसके लेजर में पड़ जाते हैं। फिक्शन मीन्स कल्पना। जब हम फिक्शन के लेजर में पड़ जाते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल दुख है, ग्रीफ है, वो शो नहीं हो पाता। ये रियल बात है। जब हम स्टेटस पे लगाते हैं कि हमें बहुत दुख है इस चीज़ का, ये है वो है, कहानियाँ लगाते हैं, तो वो एक
ग्रीफ को उस तरीके से वो नहीं होता, और जो हमारे अंदर से हम फील कर रहे होते हैं और जिस तरीके से हम ओरिजिनली फील कर रहे होते हैं वो अलग चीज़ होती है। सो फिक्शन जो है वो हमारे ग्रीफ को, ओरिजिनल ग्रीफ को कम कर देता है। वो सैमुअल जॉनसन, ये बात सैमुअल जॉनसन ने कही, किसके बारे में कही? जॉन मिल्टन के बारे में कही, क्योंकि जॉन मिल्टन ने क्या लिखा था? लिसिडस लिखी थी जॉन मिल्टन ने, और लिसिडस में उन्होंने किसकी मौत के ऊपर लिखी थी? एडवर्ड किंग की मौत पे लिखी थी। बट उन्होंने इसको क्या करा? एक काल्पनिक स्टोरी का रूप दे दिया, एक फिक्शन का रूप दे दिया। तो इस पे कमेंट किया, इस पे क्रिटिसाइज किया। उनको क्रिटिसाइज किसने किया? सैमुअल जॉनसन ने, कि तुमने इसको फिक्शनल बना के अपना ग्रीफ जो है वो बहुत कम कर दिया, जो ओरिजिनल ग्रीफ है वो उसको बहुत लिटिल कर दिया। सो विच पोएम वॉज इट? ये कौन सी पोएम थी? इट वॉज जॉन मिल्टन्स लिसिडियस। जॉन मिल्टन की लिसिडस थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। As Adam and Eve leave the paradise hand in hand with wandering steps and slow, what is their consolation? So जब एडम और ईव होते हैं वो लीव करते हैं, कहाँ से लीव करते हैं? पैराडाइज से। पैराडाइज से जब वो निकलते हैं तो हाथ में हाथ पकड़ के निकलते हैं और आराम से चलते हुए, सुकून से चलते हुए, वॉन्डरिंग करते हुए स्लोली। सो व्हाट इज देयर कंसोलेशन? वो ऐसा इतनी तसल्ली से कैसे निकल रहे हैं जबकि वो निकाले जा रहे हैं पैराडाइज से, तब भी वो उनके मन में किस चीज़ का एक सुकून है? वो सुकून बताना है हमें। दे आर कंफर्टेड बाय देयर लव। क्या उनको ये सुकून है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं? दूसरा, दे आर कंफर्टेड बाय देयर फोर नॉलेज ऑफ, फोर नॉलेज मतलब बिफोर जो नॉलेज है उन्हें, पहले से जिस बात का ज्ञान है उन्हें, कि कमिंग ऑफ द क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। रिडीमर मीन्स कि मैनकाइंड को बचाने के लिए, मैनकाइंड का भला करने के लिए धरती पे क्राइस्ट आएंगे, ये बात की उनको फोर नॉलेज। फोर नॉलेज मतलब बिफोर नॉलेज है, ठीक है। दे आर कंफर्टेड बाय द गॉड हु ट्रेवल्स बिफोर देम। क्या उनको ये कंफर्टेड है कि जो गॉड ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पिलर? दे आर कंफर्टेड बाय द एंजल हु होल्ड्स ईच ऑफ द हैंड। क्या उनको उन एंजल्स की वजह से कंफर्टेबल है? नहीं। सो आंसर इज बी। दे आर कंफर्टेबल बिकॉज दे न्यू, उनको ये बात की नॉलेज थी कि जो क्राइस्ट है वो धरती पे आएंगे इसके बाद, और वो मैनकाइंड के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और उनका भला मैनकाइंड का होगा। क्वेश्चन 4। इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ द ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड? सो बेसिकली जो गॉड है, ही वॉज मेकिंग गार्डन, ही वॉज मेकिंग फ्लावर्स, ही वॉज मेकिंग क्या कहते हैं ट्रीज, इन्वायरमेंट एंड ऑल दैट। देन एडम क्या चाहता था कि मेरे लिए भी कुछ करे। एडम वॉन्ट्स अ कंपेनियन फॉर हिम। सो एडम ने गॉड से रिक्वेस्ट की, प्लीज गिव मी वन कंपेनियन। और जैसे कि हम देखते हैं कि देवी देवता की मूर्ति होती है या फिर जो भी वाइफ होती है वो पूजा में लेफ्ट साइड में बैठती है, तो वैसे ही गॉड ने एडम की रिब में से, लेफ्ट रिब में से ही, एडम के अंदर से ही उसकी वाइफ को ओरिजिनेट किया, मतलब उसकी लवर को, ईव को ओरिजिनेट किया। सो ईव वॉज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एडम, वो लेफ्ट साइड पे आई एडम के। सो इट इज फ्रॉम द, ईव जो आई वो कहाँ से आई? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच करेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ईव फ्रॉम अ, ये स्टोरी नरेट कौन करता है? सो इट इज एडम। एडम ही ये कहानी बताता है। क्वेश्चन 5। मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीशियस बेन is the best example of, अब this is the question for figure of speech। ये figure of speech पे based question है और हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ना बचपन में
कि जैसे कि साइंस इज अ बून और अ बेन। बून मीन्स होता है कि ये एडवांटेजियस है हमारे लिए, या बेन खतरनाक है। तो वैसे ही बेन का मतलब होता है डेंजरस या फिर हार्मफुल, और प्रीशियस मतलब होता है बहुत ही कीमती। सो दीज बोथ वर्ड्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, और जब दो कॉन्ट्ररी वर्ड्स हैंड इन हैंड रख दिए जाते हैं, यानी आर प्लेस्ड टुगेदर, आर कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को जब दो अपोजिट क्वालिटीज को साथ में रख दिया जाता है, एक तरफ उसको प्रीशियस कहा गया है, एक तरफ उसको हार्मफुल कहा गया है, या फिर बेकार कहा गया है, सो इनवैल्यूएबल कहा गया है, तो ये दो क्वालिटीज अपोजिट बातें एक साथ रखी गई हैं, तो इसका मतलब है ऑक्सीमोरॉन। क्वेश्चन 6, मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन का जो लेमेंट है किसके लिए? फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन, वो किस में अकर करता है, यानी कि जो वो उसका विलाप है, विलाप किस चीज का? लेमेंट मीन्स विलाप, वो अपना दुख व्यक्त करता है क्या, किस चीज के लिए? कि मैं ब्लाइंड हूं, मैं अंधा हो चुका हूं। सो ही इज बीइंग ब्लाइंड। सो अकर्स इन द नेटिविटी ओड, वो कर करता है नेटिविटी ओड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, हु रिप्लाइज टू जॉन मिल्टन्स क्वेश्चन, डॉथ एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि डॉथ गॉड, हे भगवान, क्या वो एग्जैक्ट डे लेबर, जो एग्जैक्ट डे लेबर मैं कर सकता था और करता था जब मेरे पास लाइट थी, लाइट यानी आंखों की रोशनी थी, बट वो अब डिनाइड हो गई है। डिनाइड मतलब अब वो चली गई है, तो क्या मैं अब उस तरीके से सर्व कर पाऊंगा, उस तरीके से लिख पाऊंगा चीजें? तो इसका क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मिल्टन कर रहा है खुद से कि क्या मैं इस तरीके से अब वो चीजें कर पाऊंगा जब मेरी रोशनी थी आंख की, तो इसका रिप्लाई मिल्टन को कौन देता है? मिल्टन की पेशेंस, मिल्टन की जो पेशेंस होती है, मिल्टन्स पेशेंस रिप्लाई अबाउट दिस। क्वेश्चन 8, John Milton's On His Blindness ends with an expression of poet's what? जो जॉन मिल्टन का वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दैट एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ, वो एंड हो जाता है किस पे? एक एक्सप्रेशन पे, ऑफ द पोएट्स। वो किस बात पे एंड होता है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में बेसिकली जो वो बात करता है वो यही करता है कि अब मैं ब्लाइंड तो हो चुका हूँ, बट जो भी तुम्हारे साथ होता है लाइफ में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द गॉड्स विल, वो भगवान की मर्जी से होता है, और वो लोग भी भगवान को सर्व करते हैं जो कि लाइन में खड़े होके अपनी बारी का वेट करते हैं। तो इसलिए वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये बहुत बातें करता है कि वी शुड हैव पेशेंस एंड वी शुड एक्सेप्ट टू द गॉड्स विल, हमें गॉड की विल को एक्सेप्ट करना चाहिए, मर्जी को। सो इट इज फेथ इन गॉड्स वे, फेथ रखना किसमें? भगवान के तरीकों में फेथ रखना। सो फेथ इन द गॉड्स वे। Who in Milton's On His Blindness is believed to serve God best? कौन है जो मिल्टन के वर्क ऑन हिज ब्लाइंडनेस में बिलीव्ड टू सर्व गॉड हिज बेस्ट, यानी कि मिल्टन कहता है कि जो मिल्टन अपने वर्क में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में किसको कहता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गॉड को सबसे अच्छा सर्व कर सकता है, हु इज बिलीव्ड टू सर्व द गॉड बेस्ट। सो इट इज वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो उसके दुखों को सहता है, जो भगवान को वही सबसे अच्छा सर्व कर सकता है, जो उसकी करनी को अपनाता है कि भगवान जो कर रहा है वो हमारे बेस्ट के लिए कर रहा है। हु बियर्स, जो कि उसके कष्टों को सहता है और खुशी खुशी अपना उसको जिंदगी को बिताता है। सो वन हु बियर्स हिज बर्डन्स बेस्ट। क्वेश्चन 10, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन का जो वर्क है कौन सा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इज इन विच सोनेट? अ स्पेंसेरियन सोनेट, अ पेट्रार्कन सोनेट, एन सिटेन सोनेट,
अ फॉर्मलिस्ट सोनेट, तो किस में है ये वर्क मिल्टन का? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो इट इज इन पेट्रार्कन सोनेट, ये पेट्रार्कन सोनेट में है। और जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, उसको हम और क्या कहते हैं, याटियन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि थॉमस याट इसको लेके आए थे इंग्लैंड लंदन से, इटली से इसको इंग्लैंड लाए थे थॉमस याट, तो याटियन सोनेट भी कहते हैं इसको, और इसे मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं, और पेट्रार्कन सोनेट तो इसको कहते ही हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 11, दे ऑल्सो सर्व who only stand and wait. In this line from his blindness, they stands for those who. So वो लोग भी भगवान को ऑटोमेटिकली सर्व कर रहे हैं, गॉड को, जो कि सिर्फ लाइन में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब उनके साथ भी भला होगा और उनको भी उनके कर्मों का फल मिलेगा। सो हु आर वेटिंग इन द लाइन एंड ओनली सर्विंग द गॉड, जो अपने सिर्फ कर्म कर रहे हैं अच्छे और फल की इच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ वेट कर रहे हैं, वो आर जस्ट वेटिंग। सो दिस इज फॉर A, worship God, praise God in their poems, patiently accept the degree of God, use of their poetic talent. So it is patiently accept the degree of God. Question 12, in line third, जो तीसरी लाइन है, in line third of his sonnet on his blindness, Milton speaks of one talent. मिल्टन एक टैलेंट की बात करता है, वन टैलेंट। इन लाइन थर्ड मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट। व्हाट इज दैट टैलेंट? वो कौन सा टैलेंट है? सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो थर्ड लाइन में मिल्टन टैलेंट की बात करता है, वो टैलेंट है पोएटिक एबिलिटी, हिज टैलेंट ऑफ हिज पोएटिक एबिलिटी। Question 13, who is the writer of the essay of Milton? essay of Milton का राइटर कौन है? A, मैकॉले, B, कार्लिल, C, चार्ल्स रेट, D, मिसेस गैस्केल। So it is मैकाले। A, मैकाले is the writer of essay on Milton। ऐसे ऑन मिल्टन एक वर्क है, इसका राइटर है मैकाले। क्वेश्चन 15, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज बीइंग स्पेंट, व्हाट डज द लाइट रेफर्स टू? जब मैं ये कंसीडर करता हूँ कि मेरी लाइट कैसे स्पेंड हुई, तो व्हाट डज लाइट, इसमें लाइट क्या है? लाइट रेफर्स टू आईसाइट, वो अपनी आँखों की बात कर रहा है कि कैसे मेरी जो आंखें हैं वो चली गई और कैसे उसके बिना मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे उसकी अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। टीम जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इज पिक्यूलियर इन दिस ईयर? इस साल में और क्या उनकी ज़िंदगी में घटना घटी? सो इट वॉज द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी इस ईयर में, और उनकी वाइफ जो थी उनसे उनकी मैरिज हुई थी 1642 में और उनकी डेथ हो गई 1652 में, यानी 10 इयर्स आफ्टर मैरिज। और उनकी वाइफ का नेम था, फर्स्ट वाइफ जो थी उनका नेम था मैरी पॉवेल, ठीक है, जिससे उनकी एक लड़की थी डिबोरा। उसके बाद उनकी सेकंड मैरिज हुई 1656 में, यानी 4 साल बाद। सो इस वाइफ का नाम था उनकी कैथरीन वुडकॉक।
अब इनकी जो वाइफ है कैथरीन वुडकॉक, इनकी डेथ हो जाती है कब? 1658 में, यानी 2 साल बाद ही शादी के इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर ये दोबारा शादी करते हैं। कब शादी करते हैं ये? 16 थर्ड मैरिज कब करते हैं? थर्ड मैरिज करते हैं 1663 में। ये थर्ड मैरिज करते हैं। इनकी थर्ड वाइफ का नाम होता है एलिजाबेथ मिंसल। थर्ड वाइफ का नाम होता है एलिजाबेथ मिंशल। सो दिस इज हाउ ही गॉट 3 मैरिजेस। इनकी 3 मैरिजेस होती हैं इस तरीके से। अपने नंबर 16, लाइसिडस वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ होम। किसकी यादगिरी में ये लाइसिडस लिखा गया था? सो बेसिकली लाइसिडस जो था, इट वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की याद में लिखा था, और लिखा किसने था? मिल्टन ने। इट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द मेमोरी ऑफ किंग। मिल्टन इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग हु डाइड, कैसे डाइड हुए थे? हु ड्राउन्ड when his ship sank in आयरिश सी। जब उनकी शिप सैंक हो गई थी आयरिश सी के अंदर, तब वो ड्राउन्ड हो गए थे और वो उनकी डेथ हो गई थी। अब जो लाइसिडस है, इस वर्क को क्रिटिसाइज भी किया गया है। किसने क्रिटिसाइज किया इस वर्क को? इस वर्क को क्रिटिसाइज किया है सैमुअल जॉनसन ने। तो सैमुअल जॉनसन ने किस बेसिस पे किया है? सैमुअल जॉनसन ने कहा कि लाइसिडस को एक फिक्शन के रूप में प्रेजेंट किया है। किसने? जॉन मिल्टन ने। और जब हम फिक्शन का क्या मतलब होता है? काल्पनिक चीजें। तो जब हम कल्पना में चले जाते हैं तो उसमें ओरिजिनलिटी की कमी आ जाती है। तो ओरिजिनल ग्रीफ उसमें कम हो गया और कल्पना ज्यादा हो गई। तो सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा? सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज्ड लाइसिडस। सैमुअल जॉनसन criticized Lycidas because it is a fiction with less grief. Because it is a fiction with less grief. It is a fiction with less grief, published in, and Lycidas was being published in 1637 में published हुई है। इसमें एक ऑप्शन में है ऑन शेक्सपियर, और ऑन शेक्सपियर जो है वो एक सोनेट है। किसका सोनेट है? सोनेट बाय मिल्टन। मिल्टन ने एक सोनेट लिखा है ऑन शेक्सपियर। क्वेश्चन 17, Thy soul was like a star, dwelt apart, who composed and about whom? यानी कि जो तुम्हारी आत्मा है वो अमर हो चुकी है। इट इज जस्ट लाइक अ शाइनिंग स्टार। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ड्वेल्ट अपार्ट मीन्स जो बहुत दूर जा चुकी है, संसार से कहीं दूर है। हु कंपोज्ड अबाउट हुम, ये किसने लिखी है? किसकी याद में? सो इट इज बीइंग रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जॉन मिल्टन के लिए। कौन सी पोयम, कौन से सोनेट में लिखी है? लंदन 1802, या फिर इसका एक और नाम है टू मिल्टन। क्वेश्चन 18, विच वन वॉज जॉन मिल्टन्स फेवरेट वर्क? कौन सा इनमें से जॉन मिल्टन का फेवरेट वर्क है? वैसे तो जो जॉन मिल्टन की
मास्टरपीस है और जो एपिक वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट, बट इनका जो फेवरेट वर्क है वो है पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड इज हिज फेवरेट वर्क, जो कि विच इज रिटन इन 4 बुक्स, जो 4 बुक्स में लिखा गया है, एंड इट इज रिटन इन ईयर 1671। 1671 में ये वर्क लिखा गया है। क्वेश्चन 19, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज व्हाट? कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या है? क्या कॉमर्स एक एपिक है, क्या मास्क है, क्या एलिजी है, या सोनेट है? सो द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज अ मास्क। कॉमर्स एक मास्क है, और मास्क होता है, ये एक कोर्ट में एंटरटेनमेंट होता है, कोर्ट एंटरटेनमेंट। कोर्ट एंटरटेनमेंट को कहते हैं मास्क, सो इट इज अ मास्क। क्वेश्चन 20, whom मिल्टन कंसीडर्स मास्टर इन द पोएट्री? मिल्टन ने किसको कंसीडर किया था अपना मास्टर पोएट्री का? जो मिल्टन किसको कहते थे दैट ही इज माय मास्टर इन पोएट्री? तो मिल्टन कहते थे एडमंड स्पेंसर को, और एंड मिल्टन इज कॉल्ड political son of Spencer. Milton is called political son of Spencer. ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी में लिखा है जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर मैंने आपको पढ़ा रखा है कौन है, ही वॉज द फर्स्ट फादर ऑफ पोएट्री। सो जेफरी चॉसर कौन है, ही वॉज द फादर ऑफ पोएट्री, ये फादर है पोएट्री के। और जैसे इनको फर्स्ट फादर ऑफ पोएट्री कहा जाता है, वैसे ही एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है सेकंड फादर ऑफ पोएट्री। John Donne. John Donne is called the father of metaphysical school of poetry. Father of metaphysical poetry. Question 21. Where was John Milton born? John Milton पैदा कहाँ हुए थे? John Milton was born in London. वो लंदन में बॉर्न हुए थे, और लंदन में जगह का नाम था ब्रेड स्ट्रीट। He was born in Bread Street, London. Question 22. Methought I saw my late espoused saint. In whose memory did John Milton write the above lines? किसको कहा है जॉन मिल्टन ने लेट एस्पाउस्ड सेंट? अपनी लेट वाइफ, अपनी लेट वाइफ कौन सी, सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के बारे में कहा है। वो उन्होंने कहा है मेरी जो सेकंड वाइफ थी वो बिल्कुल सेंट की तरह थी। सो इट इज बीइंग सेड बाय फॉर कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक के बारे में कहा है किसने? उनके हस्बैंड जॉन मिल्टन ने। सो शी वॉज सेकेंड वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। वो सेकेंड वाइफ थी जॉन मिल्टन की, और फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल। मैरी पॉवेल वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। क्वेश्चन 23, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन इन विच वर्स? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी लंबे क्या कहते हैं एपिक होते हैं, जो बड़े which are and also Paradise Lost is a magnum opus work. magnum opus work है, बहुत बड़ा वर्क है। किसका? जॉन मिल्टन का। तो जो भी बड़े वर्क होते हैं, एपिक होते हैं, दे आर ऑल रिटन इन द ब्लैंक वर्स। वो ब्लैंक वर्स में लिखे। क्वेश्चन 24, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज लॉस्ट
ऑल इज नॉट लॉस्ट, यानी कि जो सैटर्न होता है वो अपने फॉल एंजल्स जो गिर गए हैं युद्ध के दौरान उन्हें जगाने के लिए फॉर द इंस्पिरेशन ही गिव्स दिस स्पीच, वो बोलता है कि अगर हम बैटलफील्ड में हार रहे हैं तो मतलब इसमें क्या कहते हैं, दैट ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, उठो और जागो। सो दिस इज बीइंग सेड बाय सैटर्न, शैतान ये बात कहता है सैटर्न। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, क्वेश्चन 25 में मिल्टन जो है वो बिगेन करता है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1, किससे बिगेन करता है, विद द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, देवी के आवाहन से वो फर्स्ट बुक की शुरुआत करता है। क्वेश्चन 26, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, तो शैतान ये बात कहता है कि बेटर होता है कि हम राज करें किसमें, हेल में, देन टू सर्व यानी कि सर्विस करने से किसमें, हेवन में, हेवन में एक सर्वर बनने से अच्छा है कि हम राजा बने, किसमें, किसके राजा बने, हेल के राजा बने। क्वेश्चन 27, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, मिल्टन जो है पहली बार जो ब्लाइंड हुआ था वो 1650 में एक आंख से वो ब्लाइंड हो गए थे, देन इन 1652 ही गॉट ब्लाइंड बाय बोथ द आईज, और एज क्या थी उनकी उस टाइम, 44 इयर्स की एज में ही गॉट ब्लाइंड बाय बोथ द आईज। क्वेश्चन 28, What kind of work is Samsung agonist? Samsung agonist कौन से टाइप का वर्क है? What kind of a work? It is basically a verse play. ये वर्स की फॉर्म में है, पोएम की फॉर्म में है और एक प्ले है, एक ड्रामा है। क्वेश्चन 29, Who is the writer of History of Britain? ये एक वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है जॉन मिल्टन। Question 30, complete the sentence. Milton's poetic style is generally regarded as, मिल्टन का जो पोएटिक स्टाइल है वो कौन सा है? मिल्टन के पोएटिक स्टाइल को कहते हैं ग्रैंड स्टाइल ऑफ राइटिंग, so it is being called grand style. Milton style is grand style. So this is all for today. You can join me on my channel, that is A1 English 360 degree.